हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसे हम अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो जो कि हमारी करेक्ट है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि एक्सेस टू द प्राइमरी मेमोरी इज मोर देन द एक्सेस टाइम ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, पर ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो एक्सेस होता है प्राइमरी मेमोरी का, वो हमेशा क्या होता है, जल्दी होता है, या फिर सिंपली बोलूँ कि हमारे पास लेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर की जगह यहाँ पे लेस दिया होता तो वहाँ पे वो राइट आंसर होता। ठीक है, मोर की जगह यहाँ पे लेस दिया होता। फिर सेकंड लिखा है इन्होंने, फॉर द सेम स्टोरेज कैपेसिटी डी रैम इज चीपर देन एस रैम। याद रखना कि जो हमारी डायनेमिक रैम, और यहाँ पे लिखा है सेम स्टोरेज, अगर मान लो कि हमारे पास जो डी रैम है वो भी 10 MB की है और जो हमारे पास स्टैटिक रैम है वो भी 10 MB की है, तो उन्हें बोला है फॉर द सेम स्टोरेज। देखो दोनों की स्टोरेज क्या है, सेम है। डी रैम इज चीपर देन एस रैम, तो इस टाइम पे जो डी रैम है वो एस रैम से चीपर होगी। तो ये बात क्या बिल्कुल सही है कि जब भी हम बात करते हैं डी रैम और एस रैम में, तो हमारी एस रैम होती है, ये हमने कल भी पढ़ा था, ये किसके लिए यूज होती है, जो हमारी कैशे मेमोरी होती है ना, उसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं एस रैम का। और जो हमारी नॉर्मली रैम जिसको बोलते हैं, जो हम बोलते हैं ना हमारे सिस्टम में इतनी जीबी रैम है, 4 GB रैम है, ठीक है, 16 GB रैम है, या 32 GB, 64 GB, जितनी भी आपकी रैम आती है, तो वो एक्चुअल में हम बात कर देते हैं उस टाइम पे डी रैम की। ठीक है, डी रैम की आपको क्या करना है, इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट करनी है। एस रैम की मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं स्टैटिक रैम, और डी रैम की आपको मुझे नीचे कमेंट करके बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू, उन्होंने बोला कि करेक्ट कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, और बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हमारा डी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, कि केवल जो हमारी सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट है वो क्या हमारी राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डिपेंडिंग ऑन द एक्सेस टाइम व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज फास्टर। ठीक है, एक्सेस टाइम के अकॉर्डिंग मैंने पहले ही बताया था कि अगर सबसे नंबर वन पे रजिस्टर होगा, अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होगा तो उसके बाद कैशिए ऑप्शन में दिया होगा। अगर कैशिए भी, अगर कैशिए का भी आगे उन्होंने बाइफ्रिकेट कर दिया होगा L1 L2 और L3 में, तो L1 कैश नंबर वन पे उस फास्टेस्ट आएगी, फिर सेकंड पे L2 आएगी, और थर्ड पे हमारी L3 आएगी। और अगर नॉर्मली होगा रजिस्टर के बाद कैशिए, कैशिए के बाद हमारी कौन सी आ जाती है, प्राइमरी मेमोरीज आ जाती हैं। ठीक है, रैम रोम आ जाती हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। ठीक है, रोम के बाद हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज आ जाती है वो सारी, ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह जो होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं इन्होंने क्या दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे रैम, कैशे, सीपीयू रजिस्टर और रोम। ठीक है, देखो मैंने पहले ही बोला था क्या हो सकता है, इन सभी में से यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट कौन सी, हमारी सीपीयू रजिस्टर। ठीक है, अगर मान लो सीपीयू रजिस्टर नहीं दिया होता तो उस टाइम पे हमारी सेकंड ऑप्शन हम किस पे जाते, कैशे पे जाते। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फ्लैश मेमोरी इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ। ठीक है, फ्लैश मेमोरी क्या होती है हमारी, स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्या होती है हमारे पास, डबल ई प्रोम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसकी मैंने आपको क्या बोला था, आपको इसकी मेरी स्टेटमेंट भी बतानी है, मतलब इसकी फुल फॉर्म मुझे बतानी थी। तो कुछ स्टूडेंट्स ने क्या इसको कमेंट भी किया था, तो उनका क्या ऑप्शन बिल्कुल वहाँ पे वो राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड प्राइमरी फॉर कैशे स्टोरेज। सबसे ज्यादा कैशे के लिए कौन सी मेमोरी हम यूज करते हैं, अभी मैंने बताया कौन सी यूज करते हैं हम, स्टैटिक रैम का यूज करते हैं, एस रैम बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस एस एच डी मेमोरी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस एस एच डी। एस एस एच डी की फुल फॉर्म क्या आती है हमारे पास, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। यहाँ पे थर्ड क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन है उनको हम ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे जल्दी जल्दी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब रोम। रोम क्या होती है हमारे पास, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द डाटा दैट प्रोसेस्ड विल रिमेन इन द प्रोसेस। ठीक है, बोला है कि संसाधित प्रोसेस्ड होने वाला डाटा में रहता है, कहाँ रहता है वो, मेमोरी में रहता है। ठीक है, मेमोरी यूनिट में रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि मेमोरी यूनिट का कार्य निर्देश, डाटा और मध्यवर्ती परिणाम को स्टोर करने के लिए। ठीक है, मध्यवर्ती जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी स्टोरेज एक टाइप की। ठीक है, उनको बेसिकली ये कहते हैं स्टोर करने का वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, और सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। तो ये हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया, सीपीयू में क्या होता है हमारे पास, एएलयू होता है, सी होता है, और उसकी कुछ अपनी मेमोरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, सीयू, और जो हमारी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर। हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर का एग्जांपल कौन सा है इनमें से, तो यहाँ पे देखो कौन सा राइट आंसर है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पेंटियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रोसेसर एक ही है, बाकी सारे के सारे कोई भी प्रोसेसर की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था कि जो हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल का, कौन सा था वो हमारा, 4004। ये कितने बिट का था, तो सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, राइट आंसर दिया इसका, कि वो 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था।
ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास इंटेल का 8008 आता है वो कितना होता है हमारा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इंटेल का कितना था 8008, जो हमारा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रो प्रोसेसर इज नॉट ट्रू। यहाँ पे बताने की माइक्रो प्रोसेसर की कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट जो क्या है हमारी गलत है। तो यहाँ पे ऐसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, इट अलाउ टू डिफाइन कोड दैट इज रीयूज्ड मे टाइम्स गिविंग इट अ स्पेसिफिक माइक्रो नेम। ठीक है, यहाँ पे बताना, देखो यहाँ पे बताना कि नॉट ट्रू मतलब गलत बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल ठीक है। सेकंड बोला है कि इट अलाउ टू रीयूज द कोड बाय जस्ट राइटिंग द माइक्रो नेम ओनली। ठीक है, अब देखो माइक्रो नेम हम यूज करेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर भी क्या कर सकता है, उसको अलाउ कर सकते हैं रीयूज करने के लिए। फिर थर्ड लिखा है, इट रिप्लेस माइक्रो कोड बिफोर कंपाइलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसने भी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ी है वो इस चीज को समझ पा रहा होगा। फिर जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये काम नहीं करता है वो हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेना कि माइक्रो प्रोसेसर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो गलत है। तो इसमें जो हमारे पास जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत है, इट रिड्यूस द साइज ऑफ एग्जीक्यूटेबल। ये कभी भी रिड्यूस नहीं करता एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को। ठीक है, जो हमारी EXE फाइल होती है जो लास्ट में एग्जीक्यूट हो रही है, इनको ये कभी भी रिड्यूस नहीं करता, ये हमेशा याद रखना है इस चीज को। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यूनिवैक एंड एनीवैक कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारी कौन सी जनरेशन को बिलोंग करते हैं, फर्स्ट जनरेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ये पूछा था, आर द एग्जांपल ऑफ, तो फर्स्ट जनरेशन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, यूनिवैक और एनीवैक को किन्होंने बनाया था ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, यूनिवैक और एनीवैक को किसने बनाया था ये आपको क्या करना है, नीचे मुझे कमेंट करके बताना है, क्योंकि हमने ये पिछले कल ही डिस्कस किया था, मतलब 1-2 दिन लेक्चर देख लेना पुराने, वहां पे हमने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास आईसी, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, वर यूज्ड इन। तो आईसी हमने पढ़ा था कि थर्ड जनरेशन को ये बिलोंग करते हैं आईसी हमारे। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में हमारी क्या थे, वैक्यूम ट्यूब हुआ करते थे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था वैक्यूम ट्यूब होते थे। सेकंड जनरेशन आई तो वहां पे हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया। थर्ड जनरेशन में हमारे आईसीज आ गए थे, और फोर्थ जनरेशन में हमारे क्या आ गए थे, जो हम बोलते हैं ना माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे हमारी फोर्थ जनरेशन को। तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होते रहते हैं, तो ये नॉर्मल से हमारे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ट्रांजिस्टर वर यूज। अब देखो वही चीज, ट्रांजिस्टर कब आया था हमारी सेकंड जनरेशन में, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लैंग्वेजेस लाइक सी, फोर्ट्रन, कोबोल आर द एग्जांपल ऑफ। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे फोर्ट्रन की फुल फॉर्म पूछी जाती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं साथ साथ में डिस्कस करवा देता हूँ, क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म है। कोबोल की भी पूछी जाती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे इसको बोलते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, तो बस आप जो भी मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को आपको ढंग से कॉपी में नोट करके लिख लेना है। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं कबोल को। तो यहाँ पे बोले कि जो ये सारी लैंग्वेज है कौन सी जनरेशन को बिलोंग करती है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड दे रखा है और थर्ड दे रखा है, तो ये हमारी किस जनरेशन को बिलोंग करती है, सारी की सारी थर्ड जनरेशन को बिलोंग करती हैं। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस टाइप की थी, हमारी जो मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे सिंपल MC लिख देता हूँ, यहाँ पे सिंपल इसको बोलते हैं मशीन मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज यूज होती है हमारी फर्स्ट जनरेशन में। और जो हमारी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज थी, इसमें हम मेनली कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज हुआ करती थी। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अस्काई स्टैंड फॉर। ठीक है, अस्काई क्या होता है, हमारे पास एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स आते हैं कि अस्काई कोड होता है वो हमारा कितने बिट का होता है। तो ये हमारा कितना होता है, मेनली 7 बिट का कोड होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब 7 बिट का होता है, तो 7 बिट का मतलब होता है 2⁻⁷, जिसका मतलब होता है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 128। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा स्काई कोड है या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, इसमें टोटल 128 क्या है, करेक्टर्स हैं। 128 क्या है इसके पास, करेक्टर्स हैं। ठीक है, करेक्टर इन द सेंस जैसे हम लिखते हैं ना ABCD करके, ABCDEFGH और छोटा a छोटा b छोटा c, ऐसे करके हर एक जो ABCD है इसको मुझे डिनोट करना होगा, तो उसके लिए मेरे पास कितने हैं, टोटल 128 में डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई एस्ट्री का सिंबल आ गया, डिवाइड का सिंबल आ गया, प्लस का सिंबल आ गया, तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनता है, एक
स्टैंडर्डाइज एक कोड बनता है। ठीक है, अब 7 बिट का मतलब क्या है कि एक जो मुझे ए, अगर मुझे ए को डिस्प्ले करवाना हो, ठीक है, या फिर मुझे ए बताना हो, तो उसके लिए मुझे कितने लोकेशन चाहिए, 7 लोकेशन ब्लैंक चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं स्काई कोड। ये कभी हम इसको थ्योरी में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा इसको। ठीक है, बस अभी के लिए जो 2-3 पॉइंट्स बताए हैं कि ये 7 बिट का होता है और टोटल इसमें कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 128 कैरेक्टर्स होते हैं। और कई बार रेंज पूछी होती है स्काई की, तो ये तीसरा क्वेश्चन भी लिख लो, वो कितना होता है, 0 से लेकर, एक सेकेंड रुकना यहाँ पे, वो होते हैं हमारे पास 0 से लेकर 127। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 7 बिट, सेकंड उसकी ये रेंज आ गई, और थर्ड उसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 128। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन 1950 बिलोंग टू फिल इन द ब्लैंक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखो 1950 से कौन सी जनरेशन हमारी स्टार्ट हो गई थी मेनली, फिर फर्स्ट जनरेशन हमारी स्टार्ट हो गई थी, क्या हम बोलते हैं 1942 से नियरली अबाउट 1954 तक। ठीक है, 1954 तक हमारी फर्स्ट जनरेशन रही थी। 55 से लेके आगे हमारी 64-65 तक हमारी सेकंड जनरेशन रही थी। ऐसे करके जो हमारी आगे जनरेशन चलती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर मेड ऑफ। जो हमारे पहले जनरेशन कंप्यूटर वो किससे बने थे, वैक्यूम ट्यूब से। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो हमें सिंपली देखते ही टिक करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना ही नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एनियाक, एडवैक, ये किसकी एग्जांपल है, मैंने पहले बोला था, एनियाक हो गया, एडवैक हो गया, यूनिवैक हो गया। देखो एग्जांपल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कौन सी बिलोंग जनरेशन को बिलोंग करते हैं, फर्स्ट को, तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास IBM 360, IBM 370 रिलेटेड टू कंप्यूटर। ये देखो कौन सी जनरेशन को बिलोंग करते हैं, तो मैंने बस बोला था कि जो हमारे पास है IBM की सीरीज चलती है मेनली। ठीक है, ये मैंने क्लास में बताया था कि जो हमारे IBM की सीरीज चलती है वो IBM 360 होगा, 370 होगा, तो ये कौन सी जनरेशन को बिलोंग करती है, हमारी थर्ड जनरेशन को बिलोंग करती है। तो यहाँ पे डी क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच कंप्यूटर जनरेशन रिप्लेस द आईसी। ठीक है, कौन सी जनरेशन ने आईसी को रिप्लेस किया था विद VLSI। ठीक है, बोलने का मतलब है आईसी के बाद VLSI आया था, तो कौन सी जनरेशन को आया था, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछा है, पर है क्या, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम पिछले पेपर के डिस्कस किए थे, तो वहां पे भी उन्होंने लिखा था कि कौन सी ऐसी जनरेशन थी जिसने क्या किया था, रिप्लेस किया था ट्रांजिस्टर को, और बच्चे क्या कर रहे हैं उसमें सेकंड जनरेशन टिक करके आ गए हैं, पर उन्होंने पूछा था कि किस जनरेशन ने ट्रांजिस्टर को रिमूव किया, तो वहां पे आंसर आना था थर्ड जनरेशन ने। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन में किससे कौन क्या आ गए थे, हमारे आईसी आ गए थे। तो क्वेश्चन देखो एग्जाम ने हल्की सी थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी, तो आपने क्या किया, आपने रटा रटाया टिक कर दिया कि ट्रांजिस्टर, अगर सेकंड जनरेशन दिख गया, ट्रांजिस्टर दिख गया, तो वहां पे उसको आपने टिक कर दिया, और वहां पे आपका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, एग्जामिनर ने पूछा था कि ट्रांजिस्टर जो सेकंड जनरेशन को बिलोंग करता था, इसको किसने आगे रिप्लेस किया, तो आईसी ने उसको रिप्लेस किया था। तो कभी भी जो क्वेश्चन पढ़ना है उसको ढंग से पढ़ना है, उसको समझना है कि वो क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एडवांस टेक्निकल सच एज एआई, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, क्वांटम कंप्यूटर, ये कौन सी जनरेशन में बिलोंग करते हैं। ठीक है, विदाउट एनी डाउट ये हमारी फिफ्थ जनरेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमने लैंग्वेज पढ़ी थी, आपको वो मुझे नीचे कमेंट करके बताने की हमने मेनली कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है फिफ्थ जनरेशन में पढ़ी थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सपोर्ट मैनी यूजेज एट अ वन टाइम। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है, कौन कर सकता है, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या है, क्योंकि इसमें लिखा है कि मोर देन वन। ठीक है, यहाँ पे वन नहीं लिखा है, अगर मैक्रो लिखा होता या पीसी लिखा होता, इसका मतलब है कि वो मेनली एक दो, मतलब इतने यूजर को के साथ डील कर सकता है। पर यहाँ पे लिखा है कि मैनी, मतलब एक दो से भी काफी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे कौन डील करता है उतने को, मिनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि मिनी एक्चुअल में कितने वर्क स्टेशन हैंडल कर सकता है, तो उसका राइट आंसर कितना होता था, 32 स्टेशन। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में कहीं पूछा गया है कि जो हमारे मिनी कंप्यूटर होते हैं वो 32 स्टेशन को एक टाइम पे हैंडल कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। जब हम कंप्यूटर को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं, एक तो आता है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर, एक आते हैं डिजिटल कंप्यूटर, एक आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों के कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन हम कंबाइन करते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा नहीं होगा हमारे पास, फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा था नॉट अ टाइप ऑफ, मतलब गलत बताना है आपने। तो इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कोई एक टाइप का नहीं होता है यहाँ पे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एन एग्जांपल ऑफ परम। परम क्या एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है,
परम क्या है हमारा सुपर कंप्यूटर है, तो यहाँ पे क्या होगा थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको नीचे मुझे कमेंट करके बताना है कि जो हमारा फर्स्ट, जो मैंने इंडिया का जो हमारा फर्स्ट, ठीक है वर्ल्ड का नहीं, यहाँ पे आपको बताना है इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था। ठीक है, आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, मेन फ्रेम कंप्यूटर आर नॉट मोर पावरफुल देन। जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो किससे ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, ऑब्वियसली सुपर कंप्यूटर से। सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है, कि जो हमारे सुपर कंप्यूटर हैं, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको, कि जो हमारे, एक सेकेंड, जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं किससे, हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर से। और मेन फ्रेम कंप्यूटर किससे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मिनी कंप्यूटर से। और मिनी कंप्यूटर किससे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, हमारे माइक्रो कंप्यूटर से। और माइक्रो कंप्यूटर फर्दर किससे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जो हमारे जो होते हैं ना पाम टॉप, ठीक है, जो बेसिकली हमारे क्या होते हैं नॉर्मल जो सिस्टम होते हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी की पूरी क्या है, एक क्लासिफिकेशन ऐसे चलती है। तो देखो यहाँ बोला था मेन फ्रेम से ज़्यादा नॉट पावरफुल मोर देन, ठीक है, मेन फ्रेम किससे ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, ऑब्वियसली घुमा के पूछा है कि मेन फ्रेम किससे ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा वो पावरफुल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एग्जांपल ऑफ सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे देखो एग्जांपल बोलना है सुपर कंप्यूटर, क्रे 2 हो गया, क्रे XMP 24 हो गया। ठीक है, इसके अलावा और दो ऑप्शन दोनों देख लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तिनहे 2 हो गया या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए कि ऑल ऑफ दीज क्या है, सिंपली राइट आंसर है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है टाइप ऑफ सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक इज अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर डिजाइंड एंड असेंबल्ड बाय द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसको आपको कॉपी में नोट करना है। सीडैक की फुल फॉर्म पूछी आती है, जो हम इंडिया में पढ़ते हैं। इंडिया का ये क्या है, एक कंप्यूटराइज्ड हब है एक तरीके से, मतलब सिंपली बोलूँ कि एक सारी की सारी जितनी भी एडवांस चीजें होती है ना कंप्यूटिंग के रिलेटेड, वो यहाँ पे स्टेशन पे होती हैं। और ये कहाँ पे है, ये हमारा पुणे महाराष्ट्र में है इस टाइम पे करंटली। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन देख लें, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे हम सीडैक बोलते हैं, के द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया था। तो सबसे पहले कौन से बनाया था, परम, और इसका पूरा नाम क्या था, परम 8000। ठीक है, और ये हमारा क्या था, इंडिया का फर्स्ट जो बोलते हैं ना सुपर कंप्यूटर, ये वही था। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज द नेम हैज बीन गिवन टू द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मेड इन इंडिया। ठीक है, अब देखो क्या नाम आ जाएगा हमारे पास, परम, और परम 8000 मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज और थी कि जो इस टाइम पे जो मेन रिसर्चर थे वो कौन थे, डॉक्टर विजय भटनागर करके थे। ठीक है, इसको भी अगर आपको नोट करना है कॉपी पे तो याद करना, जो परम के रिगार्डिंग के बार डॉक्टर पूछ ही लें कि फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर था ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो वैसे तो सीडे का आता है, तो उसमें जो मेन जो पर्सन थे उन्होंने काम किया था, उनका नाम क्या था, विजय भटनागर करके। ठीक है, विजय भटनागर करके, ठीक है, ऐसे करके नाम था उनका। ठीक है, जैसे विजय आपको दिख जाएगा तो वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन था हमारा, ठीक है, ये BDP 8 था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि फर्स्ट मिनी कंप्यूटर जो कौन था, वो था हमारा PDP। ठीक है, PDP 8 हमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कब बनाया था, ये मेनली, अब ये तो 8 का मतलब क्या है यहाँ पे 1958, कि 1958 में बना था, तो बस PDP का जो 8 है वो इस ईयर को डिनोट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि PDP 8 क्या है, हमारा डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा 1958 में निर्मित किया गया एक पहला सफल व्यावसायिक मिनी मिनी कंप्यूटर था। ठीक है, इसके अलावा एनियाक और एडवैक की हमें पता है। एडवैक की, एनएक की तो मैंने आपको फुल फॉर्म बताई है, एडवैक की भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन ऑफ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर वाज यूज्ड। माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पे यूज किया था, विदाउट डाउट फोर्थ जनरेशन, तो यहाँ पे क्या हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था, कंप्लीट फॉर्म ऑफ आईसी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इज। अब आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो पढ़ने ही नहीं है, सीधा देखते ही टिक मारना है इनको। और आईसी हमें पढ़ा था, आईसी किससे मेनली बनकर होता है, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। ठीक है, और सबसे ज्यादा किससे यूज, क्या यूज होता है, सिलिकॉन हमारा यूज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था हमारे पास, द मॉडर्नाइजेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स हैज बीन पॉसिबल यूजिंग द फॉलोइंग। ठीक है, जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर बने हैं वो किसकी हेल्प से पॉसिबल हुए हैं, ऑब्वियसली आईसीस की हेल्प से, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की हेल्प से।
नेक्स्ट आता है हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड बाय, वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए हम ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम वेस्ट करेंगे अपना। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वेयर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया इंस्टॉल्ड, ठीक है। कहाँ इंस्टॉल किया गया था, मैंने बताया था आपको, ठीक है। आपको बताना ये कहाँ किया गया था, ये कोलकाता में, कहाँ पे, इंडियन आईएसआई में किया गया था, ठीक है। सिंपली आईएसआई वो मतलब इंडिया में है, ये आईएसआई इसका मतलब है इंडिया स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पे मेनली है, कोलकाता में है। वहाँ पे ये क्या किया गया था, पहला जो कंप्यूटर था वो इंस्टॉल किया गया था, और ये मेनली हमारे पोस्ट ऑफिस नहीं होते हैं, वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, और ये ना जो इंस्टॉल किया गया था, ये जापान के बाहर एशिया का पहला स्थापित कंप्यूटर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच वाज द फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर, एप्पल का पहला कंप्यूटर क्या था, एप्पल वन, ठीक है। और कौन सी जनरेशन को बिलोंग करता था, ये हमारा फोर्थ को, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हैं वो सारी एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ये कब बना था, ये देखो, ये लिखा है 1976, ये आपको नोट करके लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे पास, फिल इन द ब्लैंक, गिव द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, ठीक है। जैसे स्टोर्ड प्रोग्राम आया, मैंने आपको क्या नाम बताया था, जॉन वॉन न्यूमन। इसको ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि पूरी स्टेटमेंट पढ़नी नहीं होती है, बस हमें देखना होता है कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। तो जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट दिया गया था। अब स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट क्या था, जिसमें बोलते हैं कि जो आजकल हम पढ़ते हैं ना, कि जो हमारा मेमोरी होती है, मेमोरी प्लस जो हमारे पास प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। जो हमारी मेमोरी होती है, इसमें प्रोग्राम प्लस जो उसका डाटा होता है मेमोरी में, वो एक ही जगह हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये स्टोरिंग का कंसेप्ट है, वो किस पर्सन के द्वारा दिया गया था, जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एनियाक। एनियाक क्या था, हमारा एक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। पहला क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, किसने बनाया था इसको, ठीक है। जेपी एडकर्ट, ठीक है, और जेडब्ल्यू मोकली के द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। इसकी स्पेलिंग कुछ ऐसे करके हैं, मोकली ने इसको बनाया था। और एनियाक क्या है हमारा एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। तो ये तीन चार पॉइंट है जो आपको मैंने तीन चार बार बताए हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है जेपी एडकर्ट और जॉन मैकली, ठीक है। जिसको यहाँ पे स्पेलिंग समझ नहीं आ रही, वो यहाँ पे चेक कर ले, जॉन मैकली ने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था, वर्ड कंप्यूटर वाज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर कहाँ से आया, लैटिन से। तो ऐसे क्वेश्चन तो सिंपली देखते ही टिक करने हैं। द फर्स्ट वर्ड कैलकुलेटिव मशीन, सबसे वर्ड की फर्स्ट कैलकुलेटिव मशीन कौन थी, अबैकस। हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, वहां पे मैंने इसको ये बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द कैलकुलेटर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जो हमारा कैलकुलेटर है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, अबैकस से, ठीक है। क्योंकि फाउंडेशन ही यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से फाउंडेशन स्टार्ट होती है, आगे चीजें तभी वो आगे चीजें चलती हैं, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फंक्शंस ऑफ मदरबोर्ड कंपोनेंट एंड इट्स वेरियस प्रोसेसर। नेक्स्ट आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया इसी टॉपिक का, फिल इन द ब्लैंक कंटेन स्लॉट फॉर फिक्सिंग कनेक्टिंग प्रोसेसर मेन मेमोरी, मतलब इन सभी को एक ही जगह हमें ये कहाँ पे मिलता है, मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। मदरबोर्ड के ऊपर ही हमारे पास क्या होता है, प्रोसेसर भी होता है, मेमोरी भी होती है, मतलब मेन मेमोरी जिसको हम रैम बोलते हैं, हार्ड डिस्क भी लगी अटैच होती है, सीडी डीवीडी ड्राइव भी अटैच होते हैं, सीमोस भी वहीं लगी होती है, और बायोस चिप भी वहीं लगी होती है, ठीक है। सीमोस की फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, बायोस की बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं बार बार, तो जैसे से हम आप सुनते भी रहोगे ना कुछ चीज़ें, तो आपको एग्जाम में ऐसे ही वो चीज़ें याद आ जाएंगी। नेक्स्ट आगे हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट। अब एक्सपेंशन स्लॉट का मतलब क्या होता है, अगर मुझे कोई चीज़ एक्सपैंड करनी होगी, तभी मेरे मुझे एक्सपेंशन स्लॉट स्लॉट दिया होगा अपने सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स, ठीक है। ऐसी चीज़ें तो जैसे, अगर आपको एक्सपेंशन का मतलब पता है ना, एक्सपेंशन का मतलब है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी होंगी, तभी आपको एक्सपेंशन स्लॉट दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, हार्ड डिस्क यूजेस। हार्ड डिस्क यूजेस फिल इन द ब्लैंक फॉर डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। हार्ड डिस्क किसका यूज करता है, लेजर बीम का, है ना। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था कि हार्ड डिस्क में क्या होता है, जो मैग्नेटिक डिस्क होती है माउंटेड ऑन स्पिंडल, हार्ड डिस्क डाटा, अच्छा डाटा कहाँ पे स्टोर किया जाता है, रिट्रीव किया जाता है, मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर हमारा डाटा स्टोर या रिट्रीव किया जाता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा किया जाता है, तो जो हमने लेजर बीम, जो विद द हेल्प ऑफ जो हेड होता है, उसकी हेल्प से वो डाटा रीड या राइट करवाता है वहां से। पर यहाँ पे लिखा था डाटा स्टोर कहाँ करते हैं और डाटा रिट्रीव कहाँ से करते हैं, तो ऑब्वियसली मैग्नेटाइज डिस्क होती है, हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो मैग्नेटाइज्ड डिस्क होती है, जिससे वो डाटा वहां से डाटा डालता भी और वहां से डाटा रिट्रीव भी करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एच डी एम आई, ठीक है। एच डी एम आई हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस।
ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर द बोर्ड कनेक्टिंग माइक्रो प्रोसेसर। अब देखो मदरबोर्ड सिंपल, ठीक है, जहाँ पे भी कनेक्शन का बन रहा है ना कि कोई चीज़, मुझे इतनी सारी चीज़ें एक साथ कहाँ मिलती हैं, मदरबोर्ड के ऊपर। इन मदरबोर्ड पाटा स्टैंड फॉर, ठीक है, पाटा की फुल फॉर्म क्या होती है ये पूछा है इन्होंने। तो ये होती है हमारे पास पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा थर्ड क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको पाटा की फुल फॉर्म क्या होती है, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, और इसके अलावा पाटा के अलावा कौन सी होती है हमारे पास, साटा भी होती है एक सेकंड रुकना जरा। इसके अलावा कौन सी होती है हमारे पास, साटा भी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कहते हैं, यहाँ पे सीरियल, यहाँ पे क्या होता है, ये सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, ये दोनों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये बता दी। ठीक है, और ये पूछा था कि जो हमारे पाटा वगैरह होते हैं ना, ये किसके लिए मेनली यूज होते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम में जो हमारे पास हार्ड ड्राइव को जोड़ने के लिए यूज होते हैं। तो हम बोलते हैं कि हमारे मेरे सिस्टम में हार्ड ड्राइव डलाई है, तो उसको अगर मुझे मदरबोर्ड के साथ अटैच करना है ना, तो उसके लिए हमारा जो एक इंटरफेस लगता है, उसको हम बोलते हैं पाटा को। ठीक है, उसी इंटरफेस का नाम होता है पाटा। ठीक है, ऐसे आप क्या करते हो, अपने मदरबोर्ड को, मदरबोर्ड पे अपने हार्ड डिस्क अटैच करते हो ना, लगाते हो, तो वो किसके थ्रू लगाते हो, पाटा के थ्रू लगाते हो। फिर नेक्स्ट आगे हमारे पास इन मदरबोर्ड साटा स्टैंड। ठीक है, वही आ गया साटा जो मैंने आपको बताया, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब पाटा क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जो जो साटा होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा मास स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर के मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साटा और साटा क्या है, पाटा का ही क्या है, अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, अगर पूछ लिया कि पुराना कौन है, पुराना हमारा पाटा है, और उसके बाद हमारा जो नया बना है उसको हम बोलते हैं साटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मॉनिटर। अब बताने में से कौन सा टाइप ऑफ मॉनिटर नहीं है। ठीक है, अब देखो HDMI एक पोर्ट है, ये मॉनिटर नहीं है, तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, HDMI क्या एक हमारा पोर्ट है। ठीक है, पोर्ट समझते हो ना, जैसे मतलब मुझे, जैसे हम टीवी में पीछे कनेक्शन देते हैं ना, तो वैसे ही एक कनेक्शन होता है जिसमें हम हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया चला सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं HDMI। ठीक है, तो कई बार देखना, जैसे कॉलेजेस हो गया, कोई भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होगी, या फिर कोई भी जैसे बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, तो वहाँ पे एक मोटी सी वायर लगाते हैं किसी कंप्यूटर के पीछे। तो जो मोटी सी वायर होती है, ठीक है, अटैच करते हैं हम कहाँ पे, अटैच करते हैं HDMI में। और HDMI के अपना एक अलग सा पोर्ट होता है, ऐसे करके होता है कुछ, ऐसे करके वो पोर्ट होता है, इसको हम अटैच करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिससे जो हमारे मॉनिटर में जो भी डाटा है या कोई भी चीज़ दिखती है, वो काफ़ी अच्छी दिखती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे मैच करना है, सॉफ्टवेयर क्या हो गया हमारे पास, सेट ऑफ प्रोग्राम। फर्स्ट का डी, इनपुट डिवाइस कौन सा है हमारे पास, यहाँ पे लाइट पेन हमारा इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस हमारा स्पीकर आ गया, और SSD क्या है हमारी, सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ पे डिवाइस है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फर्स्ट का डी, ठीक है, और बाकी सेकंड का ए। फर्स्ट डी सेकंड का ए, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले गलत हो गए। फर्स्ट डी सेकंड का ए, और थर्ड का बी, थर्ड का बी, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके क्या करना है आपको, इसको पूरा का पूरा सोल्व करना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर। और यहाँ बताना है नॉट ऑफ टाइप ऑफ प्रिंटर कौन सा नहीं है। ठीक है, ड्रम भी होता है, डेजी व्हील भी होता है, लेजर भी होता है, पर स्विच इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर। ठीक है, स्विच क्या होता है, एक डिवाइस होता है, और किस टाइप का डिवाइस होता है, हमारा नेटवर्किंग डिवाइस होता है। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस होता है। अब आपको मुझे क्या करना है, हमने एक डिवाइस पढ़ा था हब, और एक पढ़ा था हमने स्विच। तो हब और स्विच में मेजर क्या डिफरेंस होता है, आपको वो मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। फिर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रखते हैं एक और, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू प्रिंट वेरी लार्ज ड्राइंग और कॉम्प्लेक्स लाइन आउट बाई मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ पेन एंड पेपर। ठीक है, तो ये कौन सा होता है हमारे पास, प्लॉटर। ठीक है, जब भी देखो ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको एक लाइन पढ़ के उसका आंसर आपको दिमाग में आ जाता है। यहाँ पे लिखा था कि यूज किया जाता है प्रिंट वेरी लार्ज ड्राइंग। ठीक है, अब वेरी लार्ज ड्राइंग मतलब काफी ह्यूज स्केल में कोई मुझे ये ड्राइंग बनानी है। ठीक है, और उसमें कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो बता देते हैं कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं, प्लॉटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, इसको चलो देख लेते हैं। विच आउटपुट डिवाइस ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द पेपर बेस्ड ऑन कमांड गिवन फ्रॉम अ कंप्यूटर यूजिंग अ पेन। ठीक है, अब इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रम प्लॉटर। ठीक है, अब देखो वही चीज है, घुमा फिरा के पूछी है, ड्रॉप करता है पिक्चर्स ऑन द पेपर बेस्ड ऑन कमांड,
गिवन फ्रॉम द कंप्यूटर। अब देखो कौन सा चीज़ है, ऑब्वियसली कोई प्रिंटर क्या करता है, उस चीज़ को प्रिंट करता है, ठीक है, और ये कहता है ड्रॉ पिक्चर करता है ऑन अ पेपर बेस्ड ऑन कमांड गिवन फ्रॉम द कंप्यूटर यूजिंग अ पेन, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या कीवर्ड आ गया, यूजिंग अ पेन। अगर नॉर्मल बोला होता तो उस टाइम पे हमारे पास दो ऑप्शन थे, इंकजेट भी हो सकता था या फिर ड्रम भी हो सकता था, पर इसने कीवर्ड एक और दे दिया, यूजिंग अ पेन। जब इसने कीवर्ड दे दिया यूजिंग अ पेन, इसका मतलब है वो किसकी बात कर रहा है, ड्रम प्रिंटर प्लॉटर की बात कर रहा है, ठीक है। प्रिंटर की बात नहीं कर रहा है इस टाइम पे, वो किसकी बात कर रहा है, ड्रम प्लॉटर की, ठीक है। क्योंकि प्लॉटर क्या होता है, ऐसे करके एक सिविल, अगर मैं आपको नॉर्मल एक लेआउट बताऊं इसकी प्लॉटर की, तो ऐसे करके एक मशीन होती है, इसके ऊपर वो जो बड़े बड़े बैनर होते हैं वो इसके ऊपर जाते हैं, और यहाँ पे एक ऐसे करके लेआउट बनाता है, और यहाँ पे एक पेन चलता है यहाँ पे एक, ठीक है, एक निब होती है, तो जैसे जैसे जो भी प्रिंट होना होता है वो यहाँ पे इसके ऊपर वो छपाई करता रहता है, और वो बैनर इस साइड से इनपुट होता है, दूसरी साइड से क्या होता है, वो आउटपुट निकलती जाती है, मतलब जो भी बैनर होता है वो बनता जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो जैसे पढ़ पढ़ के वो चीज़ें प्रैक्टिकल अगर आप ज़्यादा देख लोगे इस चीज़ को सामने अपनी आंखों से, तो आपको वो चीज़ें मतलब पूरी उम्र के लिए वैसे ही याद रह जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, आज के लिए हम इतने रखते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आपको क्या करना है, मुझे नीचे कमेंट करके आंसर बताना है, जितने भी आज क्वेश्चन पूछे हैं। ये जितना आप पढ़ोगे, जितना आप रिवाइज करोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, जितने भी आगे एग्जाम आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ जितने भी आपके एग्जाम आ रहे हैं, आप जितने भी अच्छे से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी की सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। मेरी तो यही दुआ है आप सभी के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।